हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री में आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC5 जिसका नाम है वुमेन इन हिस्ट्री, इस विषय से, इस पेपर से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हमारी अध्ययन का जो विषय है वह है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की राजनीति में महिलाओं का योगदान। तो बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करेंगे और जानेंगे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महिलाओं को क्या राजनीतिक अधिकार या क्या स्थिति थी, उनकी राजनीतिक स्थितियों पर समझने का प्रयत्न करेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल में भारत में स्त्रियों को अत्यंत आदरणीय एवं पूजनीय स्थान प्राप्त था, परंतु मध्य युग के आते ही उनकी दशा में पतन आरंभ हो गया था। इसका प्रधान कारण यह था कि इस्लाम में स्त्रियों को उस तरह की स्वतंत्रताएं प्राप्त ना थी जैसा कि भारतीय संस्कृति में थी। अतः भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का यहाँ की महिलाओं की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, लेकिन फिर भी हिंदू समाज में मुस्लिम समाज की अपेक्षा स्त्रियों की स्थिति अच्छी ही रही। इस काल में अनेक प्रकार की पाबंदियां, पर्दे का प्रचलन आदि के कारण महिलाओं की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव अवश्य पड़ा, जिससे कि उनके अस्तित्व के विकास की प्रक्रिया में शिथिलता अवश्य आई। फिर भी इस काल में महिलाओं ने कुछ उल्लेखनीय एवं विशिष्ट योगदान भारतीय मध्यकाल में राजनीति के क्षेत्र में देखा जाता है। मुस्लिम महिलाओं में सबसे उल्लेखनीय नाम रज़िया बेगम का लिया जा सकता है, जो न सिर्फ राजनीति की ज्ञान में निपुण थी, बल्कि इल्तुतमिश के पश्चात दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठकर सफलतापूर्वक शासन करने वाली शासिका भी थी। उसकी प्रशंसा समकालीन इतिहासकार मिन्हाज उल सिराज ने भी किया है और कहा है कि वह इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य, सफल और असाधारण शासिका थी। रज़िया में एक योग्य सैनिक के सभी गुण मौजूद थे और युद्ध का नेतृत्व वह स्वयं करती थी। उसने प्रांतीय सूबेदारों के विद्रोहों का दमन सफलतापूर्वक किया। इस काल में हिंदू समाज में भी साहसी और वीर महिलाओं की कमी नहीं थी, जिन्होंने अपनी योग्यता से राजनीतिक और शासन कार्य को प्रभावित किया। इस तरह की महिलाओं में कश्मीर की रानी दिद्दा और अजमेर की कपूर देवी का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने काफी सफलतापूर्वक राज्य का संचालन किया और नियंत्रण स्थापित किया। इस काल में भारत के अन्य प्रांतीय राज्यों की राजनीति में स्त्रियों की भूमिका अत्यंत साहसिक एवं वीरतापूर्ण थी। दक्षिण भारतीय राज्यों के राजकुल की स्त्रियां भी इसमें पीछे न थी। हिंदू राजकुल की स्त्रियां शासन कार्यों एवं नीति निर्धारण में भी अपने पति के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष भूमिका में निश्चित रूप से संलग्न रहती थी। मुस्लिम आक्रांताओं से युद्ध करते करते अनेक वीर महिलाओं के द्वारा जौहर के अनेक दृष्टांत हमें प्राप्त होते हैं। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में महिलाओं की राजनीति में भूमिका के दृष्टिकोण से मुगल काल सल्तनत काल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण जान पड़ता है। इस काल में भी इस्लामी प्रभाव के चलते यद्यपि महिलाओं पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए थे, फिर भी महिलाओं का योगदान राजनीतिक गतिविधियों में
काफी रहा। इस प्रकार की महिलाओं में रानी दुर्गावती, चांद बीवी, गुलबदन बेगम, नूरजहां, मुमताज महल, जीजाबाई, जहांआरा, जेबुन्निसा, ताराबाई आदि के नाम काफी उल्लेखनीय है। अकबर की मुख्य धाय माहम अनगा ने बैरम खां के पतन के पश्चात 1560 से 62 तक मुगल राजनीति को प्रभावित करने का प्रयत्न किया और राजनीतिक गतिविधियों के संचालन में मुख्य भूमिका निभाने का प्रयत्न किया। महामनगा का इस काल में मुगल दरबार और राजनीति में इतना प्रभाव या महत्व बढ़ गया था कि अकबर के शासनकाल के इस काल को स्त्री शासन के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि अकबर जल्द से जल्द ही अनगा के प्रभाव से अपने को मुक्त कर लेता है और स्वतंत्र शासन भी प्रारंभ कर देता है। इसी काल में चंदेल राजकुमारी रानी दुर्गावती के पद गोविंद पर शासन किया। उसके राज्य में 70,000 गांव और कस्बे थे। कहा जाता है कि उनका शासन अकबर से भी अच्छा था। अहमदनगर के इतिहास में चांद बीबी का शासनकाल प्रसिद्ध है। अपने पुत्र की संरक्षिका बनकर उन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक न केवल अहमदनगर के शासन को चलाया, बल्कि मुगलों से अपने राज्य को हर संभव सुरक्षित रखने का भी प्रयत्न किया। मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में मुगल प्रशासन, राजनीति और दरबार में उसकी बेगम नूरजहां का इतना प्रभाव था कि इस काल को जहांगीर के शासनकाल की अपेक्षा नूरजहां के शासनकाल कहा जाता है। नूरजहां एक महत्वाकांक्षी महिला थी और राज्य के सभी वर्गों का संचालन वह स्वयं करना चाहती थी और जहांगीर भी उसके प्रभाव में इतना अधिक था कि उसने अपना संपूर्ण शासन कार्य नूरजहां को सौंप दिया था। जहांगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने अपनी संपूर्ण साम्राज्य अपने बेगम के हाथों एक प्याला शराब और एक टुकड़ा गोश्त के लिए बेच दिया। नूरजहां ने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मुगल दरबार में अपना एक अलग गुट बनाया था, जिसे नूरजहां की जनता के नाम से भी जाना जाता है और इस दल में मुगल हरम की कुछ प्रमुख महिलाएं भी थीं। मुगल साम्राज्य में जहांगीर के उत्तराधिकारी के प्रश्न को भी नूरजहां ने प्रभावित करने का प्रयत्न भी किया था। शाहजहां के काल में उसकी पुत्री जहांआरा ने मुगल राजनीति में अपना सक्रिय योगदान दिया। विशेषकर उत्तराधिकारी के संघर्ष में उसने शाहजहां के पुत्रों को शांत करने का हर संभव प्रयत्न किया। मराठा इतिहास में शिवाजी की माता जीजाबाई का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो न केवल एक विदुषी महिला थी, बल्कि राजनीति विज्ञान का भी उसे अच्छा खासा ज्ञान था। उसने बाल्यकाल से ही शिवाजी को राजनीति की शिक्षा देने का कार्य किया, जिसके बल पर आगे चलकर शिवाजी का व्यक्तित्व निर्माण एक राष्ट्र निर्माता के रूप में संभव हो सका। मराठा नरेश राजाराम की विधवा ताराबाई अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका बनकर काफी सफलतापूर्वक राज्य का संचालन किया तथा उसने औरंगजेब से अपने साम्राज्य को सुरक्षित बनाए रखने का हर संभव प्रयत्न किया। इस काल में अमीर घरानों की स्त्रियां, विशेषकर राजपूत परिवारों की स्त्रियां, राजनीति के साथ साथ युद्ध कला में भी प्रवीण होती थी और
उन्हें इसकी शिक्षा दी जाती थी। रानी दुर्गावती ने कई युद्धों का संचालन किया तथा बहादुर के विरुद्ध कई युद्धों में विजय भी प्राप्त किया। चांद बीवी ने स्वयं युद्ध करके अहमदनगर के किले की रक्षा की और अकबर के इस किले पर अधिकार चांद बीवी की मृत्यु के बाद ही हो सका। नूरजहां ने अपने साहस का परिचय उस समय दिया जब जहांगीर महावत खां की कैद में था। इस परिस्थिति में नूरजहां ने सेना का नेतृत्व किया और जहांगीर को कैद से मुक्त भी करवाया। मध्यकाल में भी महिलाओं ने राज दरबार की सुरक्षा, प्रहरी, जासूस आदि का कार्य करके इस काल की राजनीति में अपना विशेष योगदान दिया। इस काल में निम्न वर्ग की महिलाएं थी, जिससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल के समान इस काल में निम्न वर्ग की कुछ महिलाएं भी जीविकोपार्जन के उद्देश्य से मुगल दरबार में अपनी राजनीतिक सेवाएं देती थी। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार मध्यकाल में महिलाओं ने अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग किया और उनके राजनीतिक अधिकार कैसे थे। अब हम निष्कर्ष देखेंगे तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि मध्यकाल की राजनीति में भारतीय महिलाओं का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। यह सत्य है कि भारत में इस्लामी शासन की स्थापना के फलस्वरूप ही महिलाओं की स्थिति पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा उन पर कई प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगा दिए गए। फिर भी मुस्लिम एवं हिंदू राज्यों की राजनीति में दोनों समाज की स्त्रियों की भूमिका, चाहे वो हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम, दोनों समाज की महिलाओं की भूमिका काफी उल्लेखनीय मानी जाती है। परंतु यह भी वास्तविकता है कि निम्न वर्ग की महिलाओं की अपेक्षा राजकुल एवं उच्च वर्ग की महिलाओं का ही झुकाव अथवा योगदान राजनीतिक क्षेत्रों में अधिक था। निम्न वर्ग की महिलाओं को वैसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त न थे, चाहे वे हिंदू धर्म की महिलाएं हों या मुस्लिम धर्म की। तो कुल मिलाकर हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपकी इस विषय को लेकर जो जिज्ञासा है उसे शांत कर पाया होगा और मुझे आशा है कि आपको अब इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न शेष नहीं रहे होंगे। यदि इसके बावजूद आपके मन में कोई सवाल या कोई आशंका हो तो आप मुझे हमारे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। मैं उनका जवाब यथाशीघ्र देने का प्रयत्न करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। इस मूल मंत्र के साथ आपसे अलविदा चाहूंगा। धन्यवाद।